नमस्कार, आपका स्वागत है जीनियस वर्ल्ड के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे अहम, एक बहुत ही दिलचस्प दौर की गहराई में उतर रहे हैं। वो समय जब एक विशाल साम्राज्य मुगल सल्तनत बिखर रहा था। जी हाँ, और उसकी जगह ले रही थी पहले तो क्षेत्रीय ताकतें और फिर एक विदेशी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बिल्कुल, तो हम यही देखेंगे कि ये सब हुआ कैसे। 1707 से 1857 के बीच वो कौन सी बड़ी घटनाएं थी और भारत पर इसका क्या असर पड़ा। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इस पूरी कहानी के कई अलग अलग पहलू दिखाते हैं। कोशिश यही रहेगी कि इस जटिल बदलाव को परत दर परत खोलें। तो ये समझना आज के भारत के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, ये दौर मतलब लगभग 1707 से 1857 आधुनिक भारत की नींव है। एक तरह से ये राजनीतिक बिखराव का समय था, विदेशी दखल का, और फिर एक नए औपनिवेशिक शासन की शुरुआत का, जिसके नतीजे काफी गहरे हुए होंगे। बहुत गहरे, आर्थिक, सामाजिक, वो असर आज भी कहीं ना कहीं महसूस होता है। तो फिर कहानी शुरू कहां से करें। औरंगजेब से। अक्सर कहा जाता है कि साम्राज्य उसके समय में सबसे बड़ा था, पर पतन की शुरुआत भी वहीं से हुई। हाँ, ये एक बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल, औरंगजेब के वक्त साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था, जियोग्राफिकली सबसे बड़ा, लेकिन उसकी नीतियां, खासकर वो दक्कन में सालों साल चली लड़ाइयां। हाँ, सुना है बहुत लंबा चला था वो अभियान। जी, और उसने शाही खजाना लगभग खाली कर दिया। फिर उसकी कुछ धार्मिक नीतियां, जैसे जजिया कर वापस लगाना, इसने राजपूत, मराठा, सिख, जाट जैसे बड़े समूहों को नाराज कर दिया। मतलब साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि संभलना मुश्किल हो गया। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई इमारत अपनी नींव से ज्यादा ऊंची बना दी जाए, नियंत्रण रखना मुश्किल हो गया था। और फिर औरंगजेब के बाद जो बादशाह है, उनका क्या? ज्यादातर कमजोर थे। अगले 150 साल में कोई 12 बादशाह आए, लेकिन उनमें वो बात नहीं थी। कुछ नाम जो खास तौर पे याद किए जाते हैं। हाँ, जैसे बहादुर शाह प्रथम, उन्हें तो शाह बेखबर कहा जाता था, मतलब जिसे खबर ही ना हो राजकाज की। अच्छा। फिर मोहम्मद शाह थे, जिन्हें रंगीला कहा जाता था उनके मिजाज की वजह से, और इसी कमजोरी का फायदा उठाया बाहरी हमलावरों ने। नादिर शाह। हाँ, नादिर शाह 1739 में, फिर अहमद शाह अब्दाली, इनके हमलों ने तो दिल्ली को लूटा और मुगल सत्ता की कमर ही तोड़ दी। तो ये सिर्फ बादशाहों की कमजोरी थी या दरबार में भी गड़बड़ थी? अमीर उमरा क्या कर रहे थे? दरबार का भी बुरा हाल था। गुटबाजी जोरों पर थी। तुरानी गोट, ईरानी गोट, हिंदुस्तानी गोट आपस में लड़ते रहते थे, सत्ता के लिए साजिशें। जी बिल्कुल, और भ्रष्टाचार, पेशकाश, नजराने के नाम पर रिश्वत आम बात थी। फिर देखिए, उत्तराधिकार का कोई पक्का नियम तो था नहीं। हाँ, सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा ऐसा नहीं था। तो हर शहजादा खुद को दावेदार समझता था। नतीजा, हर बादशाह की मौत के बाद तख्त के लिए लड़ाई, और इसी चक्कर में किंग मेकर उभर आए, जैसे सैयद बंधु। हाँ, सैयद बंधु, निजामुल मुल्क, ये लोग बादशाह बनाते थे, बिगाड़ते थे, कठपुतली बादशाह। इसका असर फौज और खजाने पर तो पड़ा ही होगा। यकीनन, अंदरूनी लड़ाइयों से फौज में अनुशासन खत्म हो गया, लड़ने के तरीके भी पुराने पड़ गए थे। वो अब भी भारी तोपखाने और बख्तरबंद घुड़सवारों पर ज्यादा टिके थे। और आर्थिक हालत खस्ता, बहुत खराब। औरंगजेब के युद्ध, शाहजहां के वक्त के बड़े बड़े निर्माण, फिर लगान वसूली के ठेके पर दिया जाना, जिसे इजारेदारी कहते हैं, और ये उत्तराधिकार की लड़ाइयां, सबने मिलकर खजाना खाली कर दिया था। कहते हैं आलमगीर द्वितीय के समय तो। हाँ, ऐसी बातें हैं कि ईदगाह जाने तक के लिए सवारी का इंतजाम मुश्किल था, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं। तो जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था, तो क्या कोई नई ताकतें उभर रही थी? हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ पतन या अराजकता नहीं थी, ये एक तरह का बदलाव था। पावर शिफ्ट हो रही थी दिल्ली से, सत्ता के नए केंद्र बन रहे थे। क्षेत्रीय राज्य? जी, मोटे तौर पर 3 तरह के राज्य उभरे। एक तो उत्तराधिकारी राज्य, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, इन्हें मुगल गवर्नरों ने ही लगभग आजाद कर लिया था। अच्छा। दूसरे थे विद्रोही राज्य, जैसे मराठा, जाट, सिख, इन्होंने मुगलों से लड़कर अपनी सत्ता बनाई। और तीसरे थे स्वायत्त राज्य, जैसे राजपूत रियासतें, मैसूर, त्रावणकोर, जो काफी हद तक पहले भी आजाद थे। इनमें से कुछ खास राज्यों की बात करें, बंगाल का नाम बहुत आता है, प्लासी वगैरह। हाँ, बंगाल बहुत अहम था। मुर्शीद कुली खान ने उसे आर्थिक तौर पर काफी मजबूत बनाया। फिर अलीवर्दी खान ने तो मुगलों से नाम का ही रिश्ता रखा, हालांकि मराठों के हमलों से वो परेशान रहे। और अवध, हैदराबाद? अवध में सआदत खान, शुजाउद्दौला जैसे नवाब हुए। शुजाउद्दौला ने पानीपत और बक्सर दोनों में हिस्सा लिया। हैदराबाद में निजामुल मुल्क आसफ जाह ने अपनी हुकूमत जमाई। और मराठे, वो तो शायद सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे थे। बिल्कुल, शिवाजी महाराज ने जो नींव रखी थी, उस पर पेशवाओं ने, खासकर बालाजी विश्वनाथ, फिर उनके बेटे बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम का तो नाम बहुत सुना है। हाँ, उन्होंने मराठा साम्राज्य का जबरदस्त विस्तार किया। फिर बालाजी बाजीराव के समय तो मराठा शक्ति अपने चरम पर थी। उनका एक सपना था हिंदू पद पादशाही का। लेकिन फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 1761 में। जी, और वो एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ।
अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ। ये हार इतनी बड़ी क्यों मानी जाती है मराठों के लिए? कई कारण थे। देखिए, मराठों ने अपनी कुछ नीतियों से कई सहयोगियों जैसे राजपूतों, जाटों को खुद से दूर कर लिया था। फिर मराठा सरदारों में भी आपसी ईर्ष्या थी। और अब्दाली की सेना? हाँ, अब्दाली की रणनीति और उसके हथियार, जैसे वो ऊंटों पर रखी घूमने वाली छोटी तोपें थी, जंबुरक कहते थे शायद, वो ज्यादा कारगर साबित हुई। इस हार ने मराठा शक्ति को उत्तर भारत में कमजोर कर दिया और वहाँ एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया, जिसका फायदा फिर अंग्रेजों ने उठाया। हाँ, कहीं ना कहीं इसका फायदा अंग्रेजों को मिला। और दूसरी ताकतें जैसे सिख या मैसूर, सिखों ने गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में कड़ा संघर्ष किया। फिर वो अलग अलग जत्थों या मिसलों में बंट गए। बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने इन मिसलों को एकजुट करके एक बहुत शक्तिशाली सिख राज्य बनाया पंजाब में। लेकिन उनके बाद वो राज्य बिखर गया। दक्षिण में देखें तो मैसूर में हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान बहुत अहम हैं। टीपू सुल्तान, हाँ, उन्होंने अपनी सेना और प्रशासन को पश्चिमी तरीके से आधुनिक बनाने की कोशिश की। टीपू ने तो अपने सिक्कों से मुगल बादशाह का नाम भी हटा दिया था, पूरी तरह आजाद। इनके अलावा भी कोई थे? हाँ, जाटों ने भरतपुर में अपना राज्य बनाया। सूरजमल उनके सबसे प्रसिद्ध राजा हुए। राजपूत रियासतें काफी हद तक स्वतंत्र हो गईं। नीचे दक्षिण में त्रावणकोर में मार्तंड वर्मा ने एक मजबूत राज्य और आधुनिक सेना बनाई। लेकिन ये सब क्षेत्रीय ताकतें ये आपस में क्यों लड़ती रहीं? मिलकर किसी बाहरी खतरे का सामना क्यों नहीं कर पाई? ये $1 मिलियन सवाल है, समझिए। इनमें आपसी एकता की बहुत कमी थी। अक्सर एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते रहते थे। प्रशासन का ढांचा काफी हद तक पुराना मुगल वाला ही था। और आर्थिक या सैन्य आधुनिकीकरण, उस पर शायद उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। उनकी सेनाएं थीं, पर शायद वो एकजुटता और वो आधुनिक सोच नहीं थी जो अंग्रेजों के पास थी। इसी बिखराव ने अंग्रेजों का काम आसान कर दिया। तो अब आते हैं यूरोपियों पर। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, है ना? वास्को डी गामा। जी हाँ, 1498 में कालीकट। पुर्तगालियों ने गोवा को अपना गढ़ बनाया, समुद्री व्यापार पर कंट्रोल करने की कोशिश की और वो अपने साथ कुछ नई फसलें भी लाए, आलू, मिर्च, तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस भी। उनके बाद डच, डेनिश। हाँ, डच और डेनिश भी आए। डच का मसालों के व्यापार में ज्यादा इंटरेस्ट था, इंडोनेशिया की तरफ। डेनिश का सिरमपुर बंगाल में एक केंद्र था जो बाद में सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जाना गया। लेकिन असल मुकाबला होना था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इनका मुख्य मकसद क्या था? शुरुआत में तो व्यापारी था। मसाले, कपड़ा, शोरा, नील, ये सब खरीद कर यूरोप में बेचना। ब्रिटिश कंपनी 1600 में बनी, फ्रेंच थोड़ी बाद में। अंग्रेजों ने सूरत, मद्रास, बंबई, कलकत्ता में अपनी कोठियां या फैक्ट्रियां बनाई। और वो फर्रुखसियर का फरमान 1717 वाला? हाँ, वो बहुत अहम था। उससे अंग्रेजों को बंगाल में बिना चुंगी दिए व्यापार करने की छूट मिल गई। ये उनके लिए बहुत बड़ा फायदा था। फ्रांसीसियों का मुख्य अड्डा पौंडीचेरी बना। फिर इनमें झगड़ा शुरू हो गया व्यापार को लेकर। बिल्कुल, जब दो ताकतवर कंपनियां एक ही जगह मुनाफा कमाएंगी तो टकराव तो होगा ही। ये टकराव भारत में कर्नाटक युद्धों के रूप में सामने आया। कर्नाटक युद्ध? जी, 3 कर्नाटक युद्ध हुए। असल में यूरोप में चल रही अंग्रेजी फ्रांसीसी दुश्मनी का ही विस्तार थे जो भारत की जमीन पर लड़े गए। इनमें क्या हुआ खास? पौष की लड़ाई ने भारत में फ्रांसीसियों की हार तय कर दी। उनका राजनीतिक दबदबा लगभग खत्म हो गया। पर फ्रांसीसी हारे क्यों? उनके पास भी तो डुप्ले जैसा काबिल गवर्नर था। कई वजहें थीं। एक तो फ्रांसीसी सरकार का ध्यान यूरोप पर ज्यादा था। उनकी कंपनी सरकारी नियंत्रण में ज्यादा थी, उतनी आजाद और पेशेवर नहीं थी जितनी ब्रिटिश कंपनी। और पैसा? हाँ, वो बहुत बड़ा फैक्टर था। अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया था जो सोने की चिड़िया कहलाता था। वहां से मिले पैसे ने उनकी बहुत मदद की और आखिर में ब्रिटिश नौसेना फ्रांसीसियों से कहीं बेहतर थी। बंगाल की बात आई तो प्लासी और बक्सर, ये वो लड़ाइयां हैं जिन्होंने भारत में अंग्रेजी राज की नींव रखी। बिल्कुल, बंगाल उस वक्त सबसे अमीर प्रांत था। अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि उसी पर थी। उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला पर बहाने ढूंढे, जैसे वो ब्लैक होल वाली घटना। हाँ, वो कालकोठरी वाली घटना। उस पर तो काफी विवाद भी है। जी, काफी विवाद है। खैर, इसे बहाना बनाकर 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। लेकिन वो लड़ाई कम, एक साजिश ज्यादा थी। कैसे? क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच दिया। मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया और लड़ाई के मैदान में अपनी सेना लेकर बस खड़ा रहा। नवाब हार गया, मारा गया। तो प्लासी असल में एक सौदा था। हाँ, एक सैन्य जीत नहीं, एक सौदा था। इसने अंग्रेजों को बंगाल का नवाब बनाने और हटाने का अधिकार दे दिया और बंगाल के खजाने पर उनका कंट्रोल हो गया। लेकिन फिर बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में, वो अलग कैसे थी? बक्सर ज्यादा अहम थी सैन्य नजरिए से। मीर जाफर के बाद बने नवाब मीर कासिम ने अंग्रेजों की मनमानी रोकने की कोशिश की, खासकर वो दस्तक का दुरुपयोग। दस्तक यानी वो टैक्स फ्री पास? जी, कंपनी के कर्मचारी उसका निजी व्यापार के लिए इस्तेमाल करके काफी पैसा बना रहे थे।
जिससे नवाब को नुकसान हो रहा था। मीर कासिम ने इसे रोकने की कोशिश की तो अंग्रेज नाराज हो गए। तो मीर कासिम ने अकेले सामना किया? नहीं, उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया। लेकिन बक्सर में अंग्रेजों की सेना ने इन तीनों की मिलीजुली फौज को हरा दिया। ये एक सच्ची सैन्य जीत थी। इसका नतीजा क्या हुआ? इसने साबित कर दिया कि अब भारत में असली ताकत कंपनी है। अवध का नवाब और मुगल बादशाह भी अब अंग्रेजों पर निर्भर हो गए। बक्सर के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में वो द्वैध शासन लागू किया था। वो क्या चीज थी? हाँ, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। उसके बाद क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन यानी ड्यूअल गवर्नमेंट की व्यवस्था शुरू की। इसमें निजामत यानी प्रशासन, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो नवाब के पास रहने दी गई। लेकिन दीवानी मतलब लगान वसूलने का हक? ताकत बिना जिम्मेदारी के? क्लाइव ने इसके कई कारण बताए कि अभी कंपनी सीधे शासन नहीं संभाल सकती वगैरह। पर इसका असर क्या हुआ बंगाल पर? भयानक असर हुआ। नवाब के पास न पैसा था न ताकत, तो प्रशासन ठप हो गया। कंपनी के अधिकारी और उनके एजेंट जनता को लूटने में लग गए। खेती बर्बाद हुई, दस्तकारी चौपट हो गई। और वो 1770 का अकाल? जी, उसी का नतीजा था ये। बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। कहा जाता है 1/3 आबादी खत्म हो गई। इतनी बुरी हालत हो गई कि आखिरकार ब्रिटिश सरकार को दखल देना पड़ा। तो यहीं से वो एक्ट्स आने शुरू हुए, रेगुलेटिंग एक्ट। जी हाँ, कंपनी की लूट और बदइंतजामी को रोकने के लिए ब्रिटिश संसद ने पहला बड़ा कदम उठाया 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास करके। इसमें क्या खास था? इसमें कंपनी के डायरेक्टरों पर कुछ नियंत्रण लगाया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला वॉरेन हेस्टिंग्स बना और उसकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल बनाई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बना। ये काफी नहीं था? नहीं, इसमें भी कमियां थी। गवर्नर जनरल और काउंसिल में अक्सर झगड़ा रहता था। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र भी साफ नहीं थे। तो फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। उसने क्या बदला? उसने कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कामों को साफ साफ अलग कर दिया। व्यापार तो कंपनी के डायरेक्टर्स देखते थे, लेकिन राजनीतिक मामलों जैसे युद्ध, संधि, राजस्व के लिए लंदन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार के मंत्री होते थे। मतलब कंपनी पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। और इसके बाद भी एक्ट्स आते रहे, चार्टर एक्ट्स। हाँ, हर 20 साल में कंपनी का चार्टर रिन्यू होता था और हर बार कुछ नए बदलाव किए जाते थे। जैसे 1813 के चार्टर एक्ट ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी चीजों में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया। मतलब अब दूसरी ब्रिटिश कंपनियां भी भारत से व्यापार कर सकती थी। शिक्षा के लिए पैसा भी इसी एक्ट में आया था? जी हाँ, पहली बार भारतीय लोगों की शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए रखने की बात कही गई। फिर 1833 का एक्ट आया। उसने तो कंपनी का व्यापारिक काम पूरी तरह खत्म कर दिया। अब कंपनी सिर्फ एक प्रशासनिक संस्था रह गई। और गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। हाँ, बंगाल का गवर्नर जनरल अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले थे। कानून बनाने की ताकत को सेंट्रलाइज किया गया और इसी एक्ट के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला लॉ कमीशन बना, जिसने कानूनों को कोडिफाई करने का काम शुरू किया। फिर 1853 का एक्ट? उसने गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधायी, कानून बनाने वाले और कार्यकारी, लागू करने वाले कामों को अलग कर दिया। और सबसे बड़ी बात, सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई। पहले तो ये सिर्फ लंदन में होती थी। तो ये सब कदम धीरे धीरे भारत पर ब्रिटिश शिकंजे को मजबूत कर रहे थे। प्रशासन के अलावा जमीन और लगान की व्यवस्था में भी बड़े बदलाव हुए। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, इनका क्या असर हुआ? हाँ, भू राजस्व नीतियां शायद सबसे ज्यादा असर डालने वाली थी, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश था। अंग्रेजों ने मुख्य रूप से 3 तरह की व्यवस्थाएं लागू की। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। इसमें क्या था? इसमें जमींदारों को जमीन का मालिक मान लिया गया और उन्हें सरकार को एक तय रकम हमेशा के लिए देनी होती थी। सरकार का हिस्सा फिक्स हो गया। सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन इसमें लगान की दर शुरू में ही बहुत ऊंची रखी गई थी। कई जमींदार पैसा नहीं चुका पाए, उनकी जमीनें नीलाम हो गई। किसानों का क्या होगा, इसकी चिंता सरकार ने नहीं की। जमींदार उनसे कितना भी वसूल सकते थे। और रैयतवाड़ी, वो कहाँ थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के ज्यादातर हिस्सों में थी। इसमें सरकार ने सीधे किसानों यानी रैयत के साथ बंदोबस्त किया। जमीन की पैमाइश करके लगान तय किया जाता था, जो 20-30 साल बाद बदला जा सकता था। यहाँ भी लगान ज्यादा था? हाँ, यहाँ भी लगान की दर बहुत ज्यादा थी और वसूली बड़ी सख्ती से होती थी। तीसरी थी महालवाड़ी। जी, महालवाड़ी उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य भारत और पंजाब में लागू हुई। इसमें पूरे गांव या महल को एक इकाई मानकर उसके साथ लगान तय किया जाता था। गांव का मुखिया या लंबरदार लगान इकट्ठा करके सरकार को देता था। तो इन तीनों व्यवस्थाओं का नतीजा क्या निकला किसानों के लिए? नतीजा लगभग एक जैसा ही था। किसानों पर लगान का भारी बोझ, कर्ज का बढ़ना, साहूकारों के चंगुल में फंसना और धीरे धीरे जमीन से बेदखल होना।
खेती अब पेट भरने के लिए कम, बाजार के लिए खासकर नकदी फसलें जैसे कपास, नील, अफीम उगाने के लिए ज्यादा होने लगी। इसके अलावा पुलिस, न्याय व्यवस्था। हाँ, कॉर्नवालिस ने पुलिस व्यवस्था को भी सुधारा, जिलों में थाने बनाए, न्याय व्यवस्था में भी बदलाव हुए, कानूनों को कोडिफाई किया गया, बाद में आईपीसी, सीआरपीसी बने, सिविल सेवा को स्टील फ्रेम कहा गया। लेकिन ये सब ढांचे बनाए तो गए, पर इनका असली मकसद ब्रिटिश राज को चलाना और मजबूत करना था। भारतीयों को ऊंचे पदों से दूर रखा गया। अंग्रेजों ने सिर्फ अपने सीधे शासन वाले इलाकों पर ध्यान दिया या जो भारतीय रियासतें बची थी उन्हें भी काबू में किया? रियासतों को भी नहीं बख्शा, उनकी नीति बदलती रही। पहले रिंग फेंस यानी घेरे की नीति थी, अपने इलाकों को बचाने के लिए पड़ोसी राज्यों को बफर स्टेट बनाना। फिर आई लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। ये सहायक संधि क्या थी? ये तो बहुत सुनने में आती है। ये एक तरह का जाल था। जो भी रियासत इसे मान लेती उसे अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ती। वो किसी और यूरोपीय शक्ति से संबंध नहीं रख सकती थी। उसे अपने खर्चे पर एक अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी और अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था जो राजा के कामकाज पर नजर रखता। बदले में अंग्रेज क्या देते थे? अंग्रेज उसकी बाहरी हमलों और अंदरूनी गड़बड़ी से रक्षा का वादा करते थे। सुनने में अच्छा लगता था, पर असल में ये रियासत की आजादी खत्म कर देता था। हैदराबाद पहला बड़ा राज्य था जिसने इसे माना। फिर अवध, मैसूर, पेशवा, भोसले, सिंधिया सब फंसते चले गए। और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, वो तो और भी सीधी थी। हाँ, लॉर्ड डलहौजी 1848-56 तो साम्राज्य बढ़ाने में बहुत तेज थे। उनकी व्यवगत का सिद्धांत या हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बहुत बदनाम हुई। इसमें क्या था? इसके मुताबिक अगर अंग्रेजों के संरक्षण में किसी राजा का अपना बेटा नहीं होता था तो उसका राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। गोद लेने के हक को भी अक्सर नहीं माना जाता था। कौन कौन से राज्य हड़पे गए? सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, ये राजस्थान वाला नहीं, झांसी, नागपुर, कई रियासतें इसी नीति का शिकार बनी। डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को भी हड़प लिया था 1856 में। तो ये संधियां और नीतियां थी, लेकिन सीधी लड़ाइयां भी तो लड़ी गई। हाँ, जहाँ संधियों से काम नहीं चला वहाँ ताकत का इस्तेमाल किया। मैसूर के साथ 4 युद्ध हुए। हैदर अली और खासकर टीपू सुल्तान ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिर में मैसूर हार गया। मराठों के साथ 3 बड़े युद्ध हुए। दूसरे और तीसरे युद्ध में मराठा संघ पूरी तरह बिखर गया और पेशवा का पद खत्म कर दिया गया। सिंध और पंजाब, सिंध को 1843 में जबरदस्ती मिला लिया गया। पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह के बाद कमजोरी आ गई की, जिसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने 2 युद्ध लड़े और 1849 में पंजाब को भी ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया। इनके अलावा नेपाल और बर्मा के साथ भी युद्ध हुए। इस पूरे विस्तार में नई टेक्नोलॉजी जैसे रेलवे, टेलीग्राफ, इनका क्या रोल रहा? इनका बहुत बड़ा रोल था नियंत्रण मजबूत करने में। रेलवे का विकास डलहौजी के समय तेजी से हुआ। इसका मुख्य मकसद था बंदरगाहों तक कच्चा माल पहुंचाना, ब्रिटेन से आया तैयार माल देश के अंदरूनी हिस्सों तक भेजना और जरूरत पड़ने पर सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। मतलब भारत के औद्योगिकरण के लिए नहीं? नहीं, उसका मकसद भारत का आर्थिक शोषण और सैनिक नियंत्रण ज्यादा था। इसी तरह टेलीग्राफ लाइनें बिछाई गई जिससे खबरें तेजी से पहुंच सकें। 1857 की विद्रोह को दबाने में टेलीग्राफ ने अंग्रेजों की बहुत मदद की। डाक व्यवस्था को भी सुधारा गया, प्रेस का भी विकास हुआ, लेकिन उस पर सेंसरशिप की लगाई जाती रही। इनका आम भारतीय के जीवन पर क्या असर पड़ा? असर बहुत गहरा था और ज्यादातर नकारात्मक। गांव जो पहले काफी हद तक आत्मनिर्भर थे, वो अब बाजार और सरकार पर निर्भर हो गए। पुरानी पंचायतें कमजोर पड़ गईं, लगान का बोझ इतना ज्यादा था कि किसान कर्ज में डूबते चले गए। जमीन बिकने वाली चीज बन गई। हाँ, जमीन अब खरीदी बेची जा सकती थी। इससे किसानों का जमीन से जो पारंपरिक जुड़ाव था वो कमजोर हुआ। नकद लगान देने की मजबूरी ने उन्हें साहूकारों का शिकार बना दिया। नई कानून व्यवस्था आम आदमी के लिए बहुत महंगी और जटिल थी, उसे न्याय मिलना मुश्किल था। और भारत के उद्योग, खासकर कपड़ा उद्योग, कहा जाता है अंग्रेजों ने उसे तबाह कर दिया। ये बिल्कुल सच है। इसे इतिहासकार विऔद्योगीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। भारत का कपड़ा और दूसरे हस्तशिल्प दुनिया भर में मशहूर थे, लेकिन अंग्रेजी राज में ये बर्बाद हो गए। क्यों हुआ ऐसा? कई कारण थे। एक तो देसी रजवाड़ों के खत्म होने से कारीगरों को जो संरक्षण मिलता था वो खत्म हो गया। दूसरा, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, वहां मशीनों से सस्ता माल बनने लगा जिसने भारतीय माल को टक्कर दी। और अंग्रेजों की नीतियां? हाँ, उन्होंने ब्रिटेन के माल पर भारत में कोई खास टैक्स नहीं लगाया, लेकिन भारतीय माल पर ब्रिटेन में भारी टैक्स लगा दिया। इसे एक तरफा मुक्त व्यापार कहते हैं। फिर रेलवे ने ब्रिटिश माल को भारत के कोने कोने तक पहुंचा दिया। नतीजा, लाखों बुनकर कारीगर बेरोजगार हो गए और खेती पर बोझ और बढ़ गया। इसी दौर में भारत में बार बार भयानक अकाल भी पड़े। ये सिर्फ बारिश की कमी से नहीं थे,
अंग्रेजों की लगान नीतियां, उद्योगों की तबाही, अनाज का निर्यात और अकाल पड़ने पर राहत के नाकाफी इंतजाम, इन सब ने मिलकर अकाल को और भी विनाशकारी बना दिया। शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ? अंग्रेजों ने पश्चिमी शिक्षा क्यों शुरू की? अंग्रेजों ने भारत में पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत की। 1835 में लॉर्ड मैकॉले के मशहूर मिनट्स आए, जिसमें कहा गया कि ऊंची शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। उनका मकसद था ऐसे भारतीय तैयार करना जो रंग और खून से तो भारतीय हों, पर सोच, पसंद और नैतिकता में अंग्रेज हों। मतलब क्लर्क बनाने के लिए? हाँ, बेसिकली प्रशासन चलाने के लिए सस्ते क्लर्क मिल जाएं, और साथ ही एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो ब्रिटिश सामान खरीदे और ब्रिटिश शासन को सही माने। बाद में 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। उसने एक ज्यादा व्यवस्थित योजना पेश की, नीचे देसी भाषाएं, ऊपर अंग्रेजी, और लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर कलकत्ता, बंबई, मद्रास में यूनिवर्सिटी बनाना। तो इस पश्चिमी शिक्षा का कोई अच्छा असर नहीं हुआ? वाह, इससे एक नया पढ़ा लिखा मध्य वर्ग जरूर पैदा हुआ। डॉक्टर, वकील, टीचर, पत्रकार, इस वर्ग ने बाद में समाज सुधार आंदोलनों और आजादी की लड़ाई में बहुत अहम भूमिका निभाई। लेकिन शुरुआती दौर में इनके हित भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश राज के बने रहने से जुड़े थे, क्योंकि नौकरियां वहीं से मिलती थीं। तो अगर हम इस पूरे दौर को 1707 से 1857 तक के समय को समेटें तो क्या कह सकते हैं? संक्षेप में कहें तो ये कहानी है एक बूढ़े हो चुके साम्राज्य के बिखरने की, कुछ क्षेत्रीय ताकतों के उठने और फिर उनके भी आपस में लड़कर कमजोर होने की, और फिर एक विदेशी व्यापारिक कंपनी के बहुत ही चालाकी और ताकत से, साजिशों से, लड़ाइयों से, संधियों से, प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों से धीरे धीरे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर काबिज हो जाने की। कैसे एक कंपनी ने एक देश पर हुकूमत कर ली? हाँ, ये अपने आप में एक असाधारण और दुखद कहानी है। और इसका नतीजा, विरासत क्या रही इस दौर की? देखिए, अंग्रेजों ने भारत को राजनीतिक तौर पर एक किया, इसमें कोई शक नहीं। वो रेलवे लाए, टेलीग्राफ लाए, एक यूनिफॉर्म कानून और प्रशासन का ढांचा खड़ा किया। लेकिन ये सब उन्होंने अपने फायदे के लिए, भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने और यहाँ से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए किया। मतलब नींव शोषण पर आधारित थे? हाँ, बुनियाद में शोषण और नियंत्रण ही था, और इसी नियंत्रण ने भारतीयों के मन में असंतोष पैदा किया, जिसने आगे चलकर 1857 के विद्रोह और फिर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का रूप लिया। तो ये सिर्फ शासकों का बदलना नहीं था, ये भारत के समाज और अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह बदल दिया जाना था। यहाँ एक सवाल जरूर सोचने पर मजबूर करता है, क्या अंग्रेजों की लाई हुई ये चीजें जैसे रेलवे, कानून, पश्चिमी शिक्षा, ये सिर्फ शोषण के औजार थे, या अनजाने में ही सही इनसे भारत के आधुनिकीकरण और भविष्य के एकीकरण की जमीन भी तैयार हुई? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमेशा बहस चलती रहेगी। बिल्कुल, आज की एक गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है इस चर्चा से हमारे श्रोताओं को इस महत्वपूर्ण दौर को समझने में मदद मिली होगी। अगर आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं से जुड़े रहना चाहते हैं तो जीनियस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।